brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी आपसे, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 83 साल है, 84 चल रहा है इसे। 84 चल रहा है। हाँ, ये मामला क्या हुआ था? ये जो फाइलों के पन्ने आप पलट रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी खो गई, 100 रुपए की रिश्वत लेने का जो आरोप लगा था 1986 में, वो क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? और उस समय आप बिलिंग असिस्टेंट हुआ करते थे मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट स्टेट कोऑपरेशन के, तो किस तरह से ये पूरा मामला हुआ और क्यों अदालतों को इतना वक्त लग गया? क्योंकि आपके केस में सिर्फ 100 रुपए, महज 100 रुपए की रिश्वत लेने का जो आरोप लगा, इस केस को सुलटाने में ही अगर इतना साल किसी भी अदालत को लग जाता है, तो कहीं ना कहीं कटघरे में हमारी अदालतें भी खड़ी हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये मामला हमारे ऑडियंस को समझाएं कि क्या हुआ था 1986 में। वो जहाँ मैं कार्यरत था वहाँ एक आदमी काम करता था। ये कहते हैं, मैं उसको जानता नहीं हूँ। मेरे पड़ोस में एक वकील थे, केपी शर्मा। उन्होंने मेरे घर में उसको भेजा कि जाओ, तुम्हारा जो पुराना पैसा तुम केस जीत गए हो, उसका बिल बनवा देना। वो बिल वही बिल बनाता है वो। तो वो मेरे घर आया अवलिया पारा में। तो मैं उसको बोला कि बिना आदेश के मैं नहीं बना सकता भाई, हमारे यहाँ भी लॉ डिपार्टमेंट है, लोग आदेश करते हैं, क्योंकि तुम्हारा डिसमिस का मामला है, कोर्ट से जीते हो, कोर्ट का मामला है, तो वो लोग सब करेंगे। वो चला गया, दोबारा वो पैसे आके मुझे देने चालू कर दिया। तो मैं उसको डांटा, मैं बोला तुम यार बेवकूफ़ जैसे काम क्यों करते हो? मैं तुमको बोल दिया हूँ कि जब आएगा आदेश मैं बना दूंगा, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो पड़ोसी वकील थे हमारे घर के पास के, तो मैं उसको भी मुलाकात होने पर समझाया कि तुम मेरे को घर में किसी को मत भेजा करो। तुम अगर केस लड़े हो तो तुम मेरे को बोल दो, उसको कुछ लेना देना है, फीस है, जो भी है, कि भैया ऐसी सी बात है, मैं बना दिया करूँगा। तो उसके बावजूद भी वो 24/10/1986 को पूरा टेप पार्टी लेके आ गया सुबेरे से, और वो मेरे घर के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया पार्टी के सहित। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला हूँ अपने कार्यालय जाने के लिए, करीबन 9:30 बजे करीबन, और मैं घर से करीबन 30-35 कदम निकला था, मोड़ पे जा रहा था, वो पीछे से आया अशोक कुमार वर्मा और मेरे बुश सर के पीछे से सामने के जेब में डाल दिया वो। अब एक आदमी आया सिविल ड्रेस में, बोलता है, मेरे हाथ को पकड़ लिया, मैं जहाँ डाल रहा था तो ऐसे पकड़ा था, तो उसको कि चलो, वो हम लोग विजिलेंस वाले हैं, और अवलिया पारा चौक में आ गए। तो वहाँ उनकी पूरी टीम खड़ी थी, जो गवाही लाए थे, और जो इंस्पेक्टर था जो हाथ वाथ धुलाया, मेरे जब्ती बनाया शर्ट का, पैसे का, वो पूरी कार्रवाई कर दी है उन्होंने। अब केस बना के डिपार्टमेंट को परमिशन के लिए भेज दिया, वहाँ से परमिशन ले लिया, और परमिशन लेके केस पेश कर दिया उन्होंने। अब यहाँ केस चला, तो जो उन्होंने गवाही बनाई थी हमारे अधिकारियों को, जो वास्तविक में उनको बिल बनवाना था, पेमेंट करना था, जिनको पार्टी बनाया था जिस केस में, उनका वो बयान नहीं करवाया। तो मैंने उनका बयान करवाया, तो मेरे सब पक्ष में दिए, जो सही है वही बात कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने नहीं माना, और मेरे को कन्विक्शन कर दिया, सजा दे दिया। तो मैं फिर हाई कोर्ट गया 2004 में, वहाँ भी 21 साल पेंडिंग रहा। अभी वो अचानक मेरे को वारंट आया, जबकि मैं यहाँ जमानत पे था और हर पेशी में पेश हो रहा था। तो मैं आश्चर्यचकित रहा, आप क्यों भाई, जब हाजिर दे रहा हूँ तो। फिर भी मैं गया, हाई कोर्ट गया, वहाँ से बेल कैंसन कराया और केस को फिर लड़ाई किया। तो 9 तारीख को मेरे पक्ष में फैसला हुआ कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल दी चार्जेस। जी, आप निर्दोष हैं। ये जो फैसला आया ये 39 साल बाद आया। 40 साल बाद। जी, आप एक देखिए, एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और आपके केस में तो बिल्कुल खरा उतरता है। लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं प्रक्रिया भी सजा बन गई, आपको एक ऐसे मामले पर सजा मिली जो आपने की ही नहीं थी। और
ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि इस 39 सालों में कितने ऐसे आपकी हियरिंग हुई, कितनी बार आपको कोर्ट जाना पड़ा और आप हर बार कोर्ट गए? भाई अब मैं एक एक तो डेट नोट करके नहीं रख सकता ना भाई। जी। इतनी साल की बात है। समझ लो 18 साल यहाँ केस चला है। जी। और मैं हर पेशी में, ऐसा कोई पेशी नहीं जिसमें मैं नहीं गया हूँ। हर हाँ। पेशी में जाके मुझे आशा थी कि मेरे पक्ष में फैसला हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। जी। मैं डिले नहीं करूँगा करके। हाँ। फिर भी वो 18 साल केस को चलाते रहे। बीच में वही वो इसके बारे में प्रश्न उठा, एक आर्डर हुआ था हाई कोर्ट से कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए थे वो एक्ट जो है उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है, समाप्त हो गया, नया आ गया है। तो उसमें आपत्ति उठाया था हाई कोर्ट ने, जबलपुर ने भी वहाँ से। तो उसका रिफरेंस दे के मैंने एप्लीकेशन लगाया कि केस जो है चलने लायक नहीं है, संज्ञान नहीं ले सकते। हाँ। तो उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जी। फिर मामला चला और चलते चलते इतने दिन बीत गए। आपको एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया था उसके बाद, इस केस के चलते। और उसके बाद आपका जीवन कैसे निकला, किस तरह से आपका जीवन आपने व्यतीत किया? क्योंकि सस्पेंड किए तो आधी सैलरी में आपका पूरा जीवन निकला, घर में बहुत सारे सदस्य भी थे, डिपेंडेंट सदस्य थे, कैसे गुजरा उसके बाद जीवन? अब क्या करूं भाई, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी चलाता था मैं। ये मेरा बड़ा लड़का थोड़ा बहुत नौकरी कर लेता था, उसी से घर चलता था। क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता था, सस्पेंड था तो काम नहीं कर सकता था। बाकी ऑफिस तो हाजिरी देना, तब तो आधा तनख्वाह मिलती थी, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। इसलिए उन्हीं कितनी के होती थी सर सस्पेंड होने के बाद जो तनख्वाह थी? अब उस समय तो बहुत कम तनख्वाह थी भाई। बहुत ही कम था। हाँ, 1000 रुपये ऐसे कुछ रहा होगा, तो 400-500 रुपये मेरे को मिलते थे। हाँ। है ना भाई? तो 500 रुपए में कैसे जिंदगी कटी? अरे दुखमयी जिंदगी थी, पढ़ाई नहीं करा सका, बच्चों की पत्नी के इलाज नहीं करा सका, जिससे उसकी मृत्यु भी हो गई। और मेंटली डिस्टर्ब भी रहती थी, वो बीमार हुई थी। तो जी। इस तरह से बड़ी परेशानी का सामना किया मैं। जो है उसी में अपन जीते थे, खाते थे, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया जो मिल गया वही खा लो। जी। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी निकाला। परेशानी है तो झेलना तो पड़ेगा ही। जी। सबसे बड़ी चीज़ हमने जैसे भी रहा अपना गरीबी में, परेशानी में ज़िंदगी व्यतीत किया, जिससे पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, बच्चे लोगों को भी ठीक से एजुकेशन नहीं दे सका, उनका भविष्य नहीं बना सका। बेटियों की इलाज शादी में कैसे हुई? बेटियों की शादी थोड़ा बहुत कर्ज लेके किए हैं, ऐसी सादगी ढंग से। और वो उसका कर्जा आज भी हमको देना बकाया है ब्याज से। लेकिन क्या करें यार, बस यही आशा है कि कुछ ये हमारा जो सस्पेंशन पीरियड का पैसा है या जो भी बकाया पैसा होता है वो हमको भुगतान करे। अब ये इसकी जिम्मेदारी CIDC में जो बैठे हैं, क्या नाम से, संजय जी ओझा, डेपुटेशन, उनसे हमने मिला भी था, उनको एप्लीकेशन भी दिया है। अब उनको चाहिए कि मेरा भुगतान कर दे, जो हुआ है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। मेरा एक सवाल यही है जागेश्वर जी कि वक्त से कीमती कुछ नहीं होता। ये सवाल मैं आपके सबसे बड़े बेटे से भी पूछूंगी, लेकिन आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी कट गई, आपने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और इन्हीं पन्नों के बीच में रह गई आपकी जिंदगी। वो कोई आपको लौटा नहीं सकता, कॉम्पनसेशन इसका किया नहीं जा सकता, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपका जो भी बनता था बकाया, क्योंकि आप बरी हो चुके हैं, तो आपको मिल जाए वो वापस। जी, वही मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को जो मिलना है इस केस को जीतने के बाद में वो मुझे भुगतान कर दिया जाए। इसके संबंध में मैं वहाँ CIDC में भी गया हूँ, उनको भी एप्लीकेशन दिया हूँ, मेरा जो बकाया है पैसा दिया जाए, मुझे पेंशन दिया जाए। तो यही मेरी प्रार्थना है, उनसे निवेदन भी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया हैं इस राज्य के, और जो वित्त मंत्री हैं, ये भी हमें इन पे ध्यान देकर उनको डायरेक्शन दे या भुगतान करवाए मेरे को, ये मेरा निवेदन है। न्याय व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? और ये न्यायपालिका जो है हमारे पूरे देश में, जो इतनी बोझिल और इतनी सुस्त है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उससे असंतुष्ट हूँ। न्याय होता कहाँ है? जैसे मैं
सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग बता रहा हूँ, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जी ये न्याय तो हुआ नहीं मेरे को। जी इस चाहते तो जल्दी भी न्याय कर सकते थे। निर्दोष आदमी को इतने दिन तक आपने वो कराया, जी परेशान किया। दुनिया भर की मैंने सारी ज़िंदगी के एक मानवता के विरुद्ध काम किया है। इसमें कुछ भी बदलाव होना ज़रूरी है। संतुष्ट नहीं हूँ मैं, न्याय तो ज़रूर हो गया है। सही आदमी आया, सही न्याय कर दिया, जी लेकिन मेरे को जैसे चाहिए वैसी संतुष्टि तो पूरी मिली नहीं, क्योंकि मैं तो खो दिया ना अपनी बहुत सारी चीज़ें, जिसको वापस नहीं किया जा सकता, ना कंपनसेट किया जा सकता, ना उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। ये मेरी, हाँ, अब मैं काफ़ी ओल्ड एज में भी आ गया हूँ, फिर भी वही हालत है मेरी, जी है ना भाई। कहीं खाने की व्यवस्था है, कभी चावल है, कभी दाल नहीं है, कभी नमक है, कभी तेल नहीं है। हाँ, कंट्रोल से भी लेता हूँ तो चावल मिलता है, चावल 1 किलो, शक्कर है, 1 नमक, उसी से ज़िंदगी निकाल रहे हैं। जी तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ या तो फिर किसी को, मेरे बच्चे को पढ़े लिखे, इनको भी नौकरी नहीं पाई, इसकी इतनी कोशिश करने के बाद तो एक आध को नौकरी दिला दिया जाए, जी जो भी पोस्ट में हो। जी ये मेरा निवेदन है यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से, और वित्त मंत्री हैं उनसे निवेदन है मेरा, निवेदन है आपका। ताकि मैं बची हुई ज़िंदगी हाँ कम से कम आराम से जी तो सकूं, जी है ना भाई। जी हेल्दी एटमॉस्फेयर में आई कैन ब्रीथ, करेक्ट ये मैं चाहता हूँ। जी बिल्कुल।